हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ग्लूकोज का अपचायक गुण पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं बिना समय गंवाए हुए, आज हम देखेंगे ग्लूकोज का अपचायक गुण। तो ग्लूकोज के अपचायक गुण में पहले हम पढ़ेंगे फेलिंग विलयन के द्वारा, उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉलन अपकर्मक के द्वारा। जैसे क्या होता है कि अपचायक गुण में, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट में कि जो फेलिंग विलयन होता है, तो फेलिंग विलयन को हम कहते हैं CuO, जिसे कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रस ऑक्साइड को हम फेलिंग विलयन कहते हैं। वैसे ये दो विलयनों का मिश्रण होता है, तो हमें CuO मिलता है, तो सही फेलिंग विलयन कहा जाता है। तो कहीं भी अगर मिलता है हमको फेलिंग विलयन से अपक्रिया, तो हम क्या करते हैं CuO की अपक्रिया ही कराते हैं। फेलिंग विलयन में हम CuO की ही अपक्रिया कराते हैं। और टॉलन अपकर्मक में अगर देखते हैं तो टॉलन अपकर्मक में हम Ag2O की अपक्रिया कराते हैं। इसमें हमें मिलता है Cu2O मिलेगा और इसमें हमें मिलेगा Ag। इसका लाल अवक्षेप मिलेगा, लाल अवक्षेप, और इसे मिलेगा, इसे हम कहते हैं रजत दर्पण कह देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो पहला हमें है कि जब हम क्या करते हैं ग्लूकोज की अपक्रिया फेलिंग विलयन के साथ कराते हैं, लिखते हैं यहाँ, यह फेलिंग विलयन। तो फेलिंग विलयन का हमने मतलब बताया आपको CuO, या फेलिंग विलयन को Cu2O में अपचयित कर देता है, Cu2O में अपचयित कर देता है। तथा स्वयं का मतलब हुआ ग्लूकोज, तथा स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। ग्लूकोनिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। तो आपका हुआ अपचायक गुण में कि यह फेलिंग विलयन का मतलब हो गया CuO। तो यह फेलिंग विलयन को Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देगा, और स्वयं ग्लूकोज स्वयं क्या होता है ग्लूकोनिक अम्ल में बदल जाता है, अपचयित हो जाता है। जैसे हमें पता है कि ग्लूकोज की जो संरचना होती है CHO और CHOH का हो, और हमें यहाँ मिलता है CH2OH। इसका हम क्या करेंगे CuO के साथ अपक्रिया कराएंगे, इसे हम कहते हैं फेलिंग विलयन। क्या कहेंगे हम इसे? फेलिंग विलयन कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है फेलिंग विलयन। यहाँ हम लेते हैं 2 अणु साइनाफेरो, इसी को हम कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो इसे कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम कि हमें CuO है, तो यहाँ आगे 2 लगा है, इसका मतलब ये 2 बार है। तो यहाँ का एक O यहाँ से निष्कासित होकर के यहाँ संयोजित हो जाता है, एल्डिहाइड पर संयोजित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड का हमें क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये जो आपका एल्डिहाइड है ये बदल जाता है COOH में, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाता है, और हमें मिलता है यहाँ पर CHOH का होल 4 और CH2OH। इसी को हम कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, इसी को बोला जाता है ग्लूकोनिक अम्ल, इसी को कहते हैं। और हमें क्या मिलेगा, जब यहाँ से एक O चला गया तो यहाँ हमें मिला 2 Cu, तो यहाँ हो जाएगा Cu2, और एक मिलेगा आपका O, तो यहाँ हो जाएगा आपका Cu2O। इसे कहते हैं हम क्यूप्रस ऑक्साइड, इसे कहते हैं हम क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका जो होता है लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, लाल अवक्षेप। ये चीजें आपकी हैं। तो ये हमारा होता है ग्लूकोज का अपचायक गुण पहला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉलन से, इसे नोट कर लीजिए, आगे पढ़ते हैं।
हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब यह है आपका फेलिंग विलेन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉलन अपकर्मक। तो टॉलन अपकर्मक क्या होता है आपका, सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा कि यह टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक, तो टॉलन अभिकर्मक का जो संकेत होगा वो होता है Ag2O। तो कहीं भी टॉलन अभिकर्मक की अगर बात आए, जिक्र आए, तो आपको Ag2O से ही अपक्रिया करानी है। जबकि ये क्या होता है कि आपका AgOH और NH4NO3 का मिश्रण होता है। तो टॉलन अपकर्मक आपका हो जाएगा Ag2O। कहीं भी अगर आपको मिलता है टॉलन अपकर्मक तो आप कहेंगे Ag2O टॉलन अपकर्मक है। तो यह टॉलन अपकर्मक को रजत दर्पण यानी कि Ag, रजत दर्पण मतलब हुआ Ag में अपचयित कर देता है। रजत दर्पण में क्या करेगा, आपको अपचयित कर देगा। तो रजत दर्पण में अपचयित कर देता है, ये हो जाता है, रजत दर्पण में अपचयित कर देता है। और स्वयं और ग्लूकोज स्वयं ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है स्टेटमेंट, इसका आपका है। अब जैसे आपको पता है ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका C6H12O6। लेकिन अगर इससे आप क्रिया कराते हैं तो ये आप यहाँ क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी संरचना ले लेते हैं। जब इसकी संरचना सब क्रिया करा देते हैं, जैसे CHO, और आपको पता है ग्लूकोज में जो होता है एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और फ्रक्टोज में जो होता है आपका कीटोन समूह पाया जाता है। तो हम यहाँ कराते हैं Ag2O से, साइन ऑफ A। अब देखिए यहाँ एक O है आपका, ये भी कहाँ चला आएगा, यहाँ को आ जाएगा कि एल्डिहाइड के समीप आ जाएगा। जब एल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो एल्डिहाइड को बताया अभी हमने कि एल्डिहाइड जो होता है उसका ऑक्सीकरण जब होता है तो वो किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। उसका ऑक्सीकरण जो होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाएगा। तो यहाँ हमको मिल जाएगा CHOH का होल 4 और मिल जाएगा यहाँ पर CH2OH। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल, ये आपका हो गया ग्लूकोनिक अम्ल हो जाता है। और हमें रजत दर्पण देता है Ag ओनली। अब देखिए 2 Ag है तो हम आगे यहाँ लगा लेते हैं 2 Ag, तो इसी को कहते हैं हम रजत दर्पण, यानी कि सिल्वर मिलता है, रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो ये आपका है ग्लूकोज का अपचायक गुण। तो 2 ही है इसमें लिखा है आपको, तो फेलिंग विलेन और टॉलन अपकर्मक नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए हो गया होगा, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग टॉलन अपकर्मक यहाँ पर, बाकी ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हमारी चल रही है केमिकल ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज, के बाद हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज को। पहले ग्लूकोज को कंप्लीट कर दिया जाए, उसके आगे हम पढ़ते हैं।
अब हम चलते हैं कि एल्कोहलिक OH समूह के कारण अभिक्रियाएं। तो हम पढ़ेंगे अब एल्कोहलिक OH समूह के कारण अभिक्रियाएं। जैसे हमें पता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाया जाता है, तो हमने एक दिन बताया था कि क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करना है आपको कि ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित होता है। अब जिस तरह पूछे आपका कि 5 OH समूह उपस्थित है क्या कैसे, तो उसी हिसाब से जैसे अगर हम संरचना देखते हैं तो CHOH ये हमारी ग्लूकोज हो जाता है। अब ग्लूकोज में अगर देखें तो 1 2 3 4 और 5 OH समूह उपस्थित है। ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है, जिसमें से एक आपका प्राथमिक जो है कार्बन पर जुड़ा है, बाकी 4 क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं। एक आपका प्राथमिक एल्कोहल, बाकी सब द्वितीयक में ऐड हैं आपके, तो द्वितीयक कार्बन पर संयोजित हैं। तो हम यहाँ कहते हैं कि इसमें जो है 5 OH समूह उपस्थित है, तो इसी समूह के यानी 5 OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में हम जिक्र करेंगे। जैसे हम इसमें पहला पढ़ते हैं, आपका पहला है PCl5 से अभिक्रिया। हम पहले पढ़ेंगे कि PCl5 से अभिक्रिया। अब PCl5 क्या है? P से हम कहते हैं फास्फोरस, P को हम बोलते हैं फास्फोरस। अगर आप देखेंगे तो फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है आपका, फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है, तो हम देखते हैं 15 इसका है। तो इसका परमाणु क्रमांक आपका 15 है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 2, 8, 5 15। इसके बाह्यतम कोश में यानी संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या करता है, ये आपका क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन साझा करके 5 क्लोरीन परमाणुओं से साझा करके PCl5 का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं फास्फोरस। और Cl से कहते हैं क्लोराइड। अब यहाँ देखेंगे कितना है, 5 है, तो 5 के लिए हम लिखते हैं पेंटा, तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो हमारा हो जाता है यहाँ पर कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो PCl5 को हम कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये क्या होता है कि जब ग्लूकोज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करता है, ग्लूकोज जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो ये बनाएगा आपको पेंटाक्लोरोग्लूकोज देगा, पेंटाक्लोरोग्लूकोज देगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ग्लूकोज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके, ग्लूकोज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके आपका पेंटाक्लोरोग्लूकोज देता है, पेंटाक्लोरोग्लूकोज देता है। ये हो जाता है। अब जैसे आपको पता है ग्लूकोज की संरचना जो होगी CHO। अब देखना हमको ये है कि एल्कोहलिक समूह के कारण अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो हम CHO में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका एल्डिहाइड है और अभिक्रिया किसके कारण होगी, OH के कारण। तो हम CHO में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कहने का मतलब है हमको केवल विशेष ध्यान देना है OH समूह पर, विशेष करके ध्यान देंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा CHOH का होल 4। अब ये 4 हो जाएगा आपका, और यहाँ कर देंगे CH2OH। अब जब हम यहाँ PCl5 से क्रिया कराएंगे तो आपको पता होगा कि पीछे आप पढ़े होंगे कि कहीं भी अगर PCl5 से क्रिया कराई जाती है, कहीं भी, और जिससे अब क्रिया कराते हैं अगर उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है,
अगर उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये सबसे पहले बनाता है POCl3। क्या बनाएगा आपको? POCl3 का निर्माण करता है। जैसे यहाँ हमारे पास P है तो हमारे पास P है। अब देखिए इसमें अगर यहाँ देखिए सो रहा हो तो देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं हमारे पास 5 OH समूह उपस्थित है, 5 OH समूह उपस्थित हैं। और अगर उस तरह देखें कि जो OH होता है OH के ऊपर माइनस आवेश होता है और Cl के ऊपर भी माइनस आवेश होता है। इन पांचों स्थानों पर क्या होगा? 5 और Cl लग जाएगा। 5 जो आपका OH समूह है इनके स्थान पर क्या लग जाएगा? आपका Cl लग जाएगा। और यहाँ से निष्कासित जो होगा आपका 5 OH निष्कासित हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ से 5 OH निष्कासित हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ हमें देखिए 5 O मिल रहा है लेकिन यहाँ पर 1 P मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 5 लगा लेते हैं तो हमें हो जाता है 5 PCl5। अब यहाँ अगर हम 5 लगा लेते हैं तो 5 P है और 5 O है तो 5 P और 5 O हो जाता है। अब हमें चाहिए Cl3। अब देखिए यहाँ 5 25 हमारे पास Cl है और यहाँ Cl3 लगा लेते हैं। 5 3 15 Cl हो जाता है। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा तो हमें देखिए यहाँ 5H भी बच रहा है तो हम 5H लिख लेते हैं। और यहाँ अगर देखेंगे तो जहाँ पर OH है इन पांचों के स्थान पर क्या होगा? Cl हो जाता है। 5 Cl यहाँ लग जाता है, बचता है 5 Cl तो ये हो जाता है 5HCl। तो आपका हो जाता है। तो यही प्रूव करता है। जैसे अगर मान लीजिए पेपर में आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है तो आपको ध्यान देना यही है कि हमें PCl5 से क्रिया करानी है। PCl5 से अब क्रिया करानी है। अगर PCl5 से क्रिया करा देंगे तो ये प्रूव कर देगा कि PCl5 प्रूव कर देगा कि इसमें 5 OH समूह है। क्यों? क्योंकि जो Cl है वो OH के स्थान पर ही उपस्थित हो रहा है, यानी OH को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो हमारा हो जाता है यहाँ पर CHOCH। अब देखिए यहाँ 4 OH है तो यहाँ पर 4 Cl हो जाएगा और पूरे का होल 4 कर देते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ से भी OH हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा CH2Cl हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पेंटाक्लोरो, यानी कि 5 है 4 Cl यहाँ 1 Cl यहाँ तो ये हो जाएगा पेंटा। 5 है तो पेंटाक्लोरो। और देखते हैं बाकी संरचना ग्लूकोज की है तो हम लिखेंगे ग्लूकोज, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। ओके, तो आपका ये क्लियर हो जाता है। अब हमारे पास जो बचता है वो बचता है POCl3 और HCl। POCl3 और क्या बचेगा हमारे पास? 5 POCl3 प्लस 5 HCl। तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग कि प्रूव करता है, ये क्रिया प्रूव कर रही है कि इसमें जो आपका ग्लूकोज है उसमें OH समूह उपस्थित है। इसे कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये आपका है ग्लूकोज, जिसे जानते ही हैं ग्लूकोज। तो अब क्रिया नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। आपका हो गया होगा। इसी में एक नोट करना है आपको, यहीं पर डाल लीजिए NOTE नोट। इसी में लिख लेना है आपको कि यह अभिक्रिया
यह अपक्रिया नहीं, इसका लिखिए, इस अपक्रिया से सिद्ध होता है कि इस अपक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में पाँच एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। पॉइंट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पॉइंट नोट हो गया होगा, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है, एक तो आपको हमने बता दिया कि PCl5 और एक आपको भी बताएंगे हम, एक होता है एसिटिल क्लोराइड प्रक्रिया से यह भी आपको सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित है। इससे एक एसिटिल क्लोराइड होता है, एक होता है एसिटिल एनहाइड्राइड। इन दोनों अपक्रियाओं को हम कहते हैं एसिटिलीकरण बोलते हैं। तो एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया, एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया, तो हम कराते हैं एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया। तो एसिटिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है हमारा होता है CH3COCl। तो इसमें भी देखिए आप Cl मिल गए, इसी Cl से अपक्रिया करानी है, इसे कहते हैं एसिटिल समूह। ये एसिटिल समूह जो होगा, जो एल्कोहल में H उपस्थित है उसका प्रतिस्थापन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एल्कोहल में उपस्थित H परमाणु का, जो आपका एल्कोहलिक समूह है OH है, उसमें जो उपस्थित H परमाणु है उसका प्रतिस्थापन एसिटिल समूह के द्वारा हो जाता है। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 OH हमारे हैं, तो पांचों का क्या होगा आपका CH3CO यानी एसिटिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएगा। जब 5 यहाँ से निकल जाएंगे तो हमें 5 Cl की आवश्यकता होगी, यहाँ हम 5 लगा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 5HCl मिल जाएगा। तो यहाँ क्या होता है कि ग्लूकोज एसिटिल CH3COCl, इसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। से क्रिया करके अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें जो मिला है 5 OH समूह मिला है, और पांचों OH समूह का प्रतिस्थापन जो होगा वो किसके द्वारा हो जाता है, CH3CO के द्वारा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एसिटिल कहते हैं। और जब यहाँ पर आपका 5 OH का परमाणु हट जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा हमें 5 और CH3CO मिल जाएगा। जब 5 मिलेगा तो उसी 5 को हम क्या कहेंगे, पेंटा एसिटिल बोल देते हैं। तो क्रिया करके हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमें पेंटा एसिटिल और हमारी जो संरचना होगी वो पूरा ग्लूकोज की ही होगी, तो हम पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, तो ग्लूकोज CH3COCl से क्रिया करके पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनाता है। ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है। अब हमें देखना है, जैसे यहाँ CHO है और यहाँ पर CHOH का होल 4 है, और यहाँ हो जाता है CH2OH और प्लस, और हमें जो मिलेगा, हम जो क्रिया कराएंगे वो कराएंगे CH3COCl से। अब इतने को हम कहते हैं एसिटिल, और पीछे लिखा है Cl तो इसे कहेंगे क्लोराइड, तो ये हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। तो आपका हो जाएगा,
अब देखिए जहां पर आपका OH समूह है यहीं पर देखेंगे यहाँ 4 OH समूह, यहाँ 5 है, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 1 मिलाकर 5 हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर 5 हाइड्रोजन, इन पांचों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन निकल जाएंगे ये 5। और किसके द्वारा हटाए जाएंगे? एसिटिल समूह के द्वारा। आप ये कह सकते हो कि एसिटिल समूह के द्वारा H का हटना, आप कह सकते हैं हट जाएगा एसिटिल समूह से, यहाँ एसिटिल समूह के द्वारा। तो यहाँ हमें मिलेगा CHO मिलता है और यहाँ मिलता है CHO। देखिए यहाँ CHO है और इसी H के स्थान पर हमें हो जाएगा CH3CO। तो हम यहाँ लिखेंगे COCH3 का होल 4, ये इतना हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा CH2O और यहाँ भी हो जाएगा COCH3, आप इतना हो जाएगा। और यहाँ हमारा बचा क्या, यहाँ जब 5 लगा लेंगे तो यहाँ 5 Cl बच रहा है और 5 ठोर आपका यहाँ से H निकलेगा, ये हो जाएगा 5HCl। अब देखना है तुमको, कहीं कहीं ऐसा भी रहेगा कि यहाँ पर माइनस लगा करके HCl लिख दिया जाएगा, ठीक है। और कभी कभी इसको दे देते हैं कि आप बराबर कीजिए, यानी संतुलित करने के लिए कहीं डैश कर देंगे खाली रिक्त स्थान भरने के लिए। तो इसे हम कहेंगे पेंटा एसिटिल क्लोराइड, पेंटा एसिटिल क्लोराइड आपका हो जाता है। तो आपको ये दो क्रियाएं आपकी हैं एसिटिल क्लोराइड। अब इसके बाद एक होता है एनहाइड्राइड, वो भी यही चीज बताता है, तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम एनहाइड्राइड से क्रिया करा देते हैं। चलिए हो गया होगा आपका। आगे देखते हैं, हमारा होगा एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। सेम कंडीशन, सेम टू सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, एकदम सेम टू सेम है, क्योंकि जो एसिटिक और आपका एसिटिल होता है ये दोनों लगभग एक ही समूह के, और देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न है ये। तो हम यहाँ लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइस O से क्रिया, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ जब आप क्रिया हम कराएंगे यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, ये भी हो जाएगा पेंटा एसिटिक आपका ग्लूकोज देगा, ये भी पेंटा एसिटिक एसिटिक ग्लूकोज देगा, वही सेम, मतलब सेम टू सेम वही क्रिया है आपका। तो चाहे आप इसमें लिखिए, ऐसे लिख दीजिए कि ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनाता है। ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है। अब क्रिया अगर देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल 4 और यहाँ हो जाएगा CH2OH। अब इसका जो सूत्र होता है वो होगा आपका CH3CO इतना। तो चाहे आप इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिख लीजिए, दोनों ही सही हैं। तो अगर हम देखते हैं कि इतना, तो यहाँ देखते हैं ये एसिटिल ही है आपका, और इस एसिटिल समूह के द्वारा यहाँ से फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। जब यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, जैसे हम लिखे इसको CH3CO इस तरीके से। जब एसिटिल समूह यहाँ से हट जाएगा, यहीं से हटा दीजिए ऐसे, जब हट गया तो हमारा इतना बचता है और इसका एक बॉन्ड बचता है,
और ये बॉन्ड जो होगा, जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ संयोजित हो जाएगा। जब यहाँ संयोजित हो जाएगा तो इसकी संरचना जब बनाएंगे सही ढंग से तो ये हमें मिलेगा इस तरीके से। आप जानते हैं ये क्या है, आपको पता भी है, तो नामकरण करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं इसका स्वयं नाम। तो ये हमारा हो जाएगा आपका CHO CHO CO CH3 इतने O का होल, और यहाँ हो जाएगा CH2O COCH प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 5CH3COOH, और यहाँ पर आपको लगाना है यहाँ पर 5, तो आपको मिल जाएगा पेंटा एस्टिक ग्लूकोज, और ये आप ग्लूकोज है, इसे कहते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड। और आप यहाँ नोट में लिख लेंगे, आप नोट में कि इससे स्पष्ट होता है कि C6H12 O6 में 5 OH समूह उपस्थित है, समूह उपस्थित है। तो इन अभिक्रियाओं से हमें स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में क्या है, आपका 5 OH समूह उपस्थित है। नोट कर लीजिए आप लोग।